जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। ये पहला क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए इस सेट का डिस्कशन चालू करते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्लेसेंटल बैरियर को पार नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया प्लेसेंटल बैरियर को पार नहीं करने वाले ड्रग का नाम। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है डायजिपाम। डायजिपाम क्या होता है? बेंजोडाइजिपाइन। बेंजोडाइजिपाइन कैटेगरी का क्लास का क्या होता है? ड्रग्स होता है। क्या होता है? डायजिपाम बेंजोडाइजिपाइन क्लास का ड्रग होता है, जो हाईली लाइपोफिलिक होता है। जो क्या होता है? हाईली लाइपोफिलिक होता है। लाइपोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाईली लाइपोफिलिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये प्लेसेंटा को क्या करता है? आसानी से पार कर लेता। प्लेसेंटा में किसी तरह की बाधा हो तो उसको आसानी से क्या करता है? पार कर लेता है। किस कारण? हाईली लिपोफिलिक होने के कारण। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन है डिलेंटिन सोडियम। डिलेंटिन सोडियम क्या होता है? जो एंटी कन्वल्सेंट है, जिसे फाइटोटॉइन भी कहा जाता है। फाइटोटॉइन भी कहा जाता है, जो क्या होता है? एंटी कन्वल्सेंट होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? प्लेसेंटा को आसानी से क्या करता है? पार कर पाता है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हेपेरिन सोडियम। हेपेरिन सोडियम क्या होता है? ये जो होता है लार्ज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो क्या होता है? बड़ा साइज में होता है, लार्ज साइज में होता है। तो ये क्या हुआ? प्लेसेंटा को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ठीक यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है पैथिडीन। पैथिडीन जो होता है ये क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक। जो क्या होता है? ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक यानी पेन को रिलीव करने वाला, दर्द निवारक। तो एनाल्जेसिक होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन बी भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, हेपेरिन सोडियम। के बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 142। लिखा है लोप्रामाइड इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी लोप्रामाइड किसके उपचार में उपयोगी होता है? तो किसके उपचार में उपयोगी होता है? सबसे पहले लोप्रामाइड के बारे में जान लेते हैं। लोप्रामाइड क्या होता है? ये जो होता है एंटी डायरियल मेडिसिन होता है। क्या होता है? एंटी डायरियल मेडिसिन होता है। मेडिसिन होता है, जो क्या काम करता है? तो स्टूल के फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है? कम कर देता है, लेस कर देता है। ठीक, जिससे इसका जो होता है मूवमेंट और भी कम हो जाता है। मूवमेंट भी इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है स्टूल का। ठीक, तो ये एक्यूट डायरिया या क्रोनिक डायरिया में यूज किया जाता है। एक्यूट या क्रोनिक डायरिया में यूज किया जाता है इसका। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, डायरिया। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, के बाद अगला क्वेश्चन है 143। लिखा है इन मशरूम पॉइजनिंग विच इज द परफोरेड एंटीडोट्स, यानी मशरूम विषाक्तता में पसंदीदार विषाहार औषधि कौन सी है? यानी मशरूम पॉइजनिंग जब हो जाता है तो इसके एंटीडोट के रूप में कौन सी दवाई दी जाती है? ठीक, मशरूम पॉइजनिंग जो होता है ये क्या करता है? मस्क्यूरेनिक टॉक्सिक कोज करता है। क्या करता है? मस्क्यूरेनिक टॉक्सिक कोज करता है। मस्क्यूरेनिक टॉक्सिक कोज करता है, जिसमें सिम्टम जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? ब्रेकिकार्डिया। क्या दिखाई देता है? ब्रेकिकार्डिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव
सलाइवेशन यानी सलाइवा ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सिक्रेट होने लगता है, सलाइवा का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने लगता है। और साथ ही क्या और देखने को मिलता है, स्वेटिंग देखने को मिलता है, स्वेटिंग पसीना ज़्यादा आने लगता है, ठीक, स्वेटिंग होने लगता। और क्या, डायरिया भी इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें डायरिया भी इसका क्या है, विषाक्तता का लक्षण है। ये लक्षण सब दिखाई देने लगता है, ठीक। तो इस केस में जो होता है सबसे बेस्ट जो ड्रग होता है इस केस में, ब्रेकिकार्डिया के केस में, तो इस केस में क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। एट्रोपिन जो होता है क्या करता है, जब खास करके जब कि कौन सा मशरूम पॉइजनिंग हुआ हो, तो मशरूम पॉइजनिंग के केस में सबसे अच्छा जो पसंदीदा दवा है ये क्या है, एट्रोपिन है। तो एट्रोपिन का यूज हम करते हैं इस केस में एंटागोनिस्ट के रूप में। किसके रूप में, एंटागोनिस्ट के रूप में, ठीक। एंटागोनिस्ट के रूप में क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको एट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 144 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। किसका बात कर रहा, ब्रोंकियल अस्थमा का, यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी औषधि एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में उपयोगी है। तो कौन सी एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में उपयोगी है, तो चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन जो होता है क्या होता है, ये नार्कोटिक ड्रग होता है। क्या होता है, नार्कोटिनिक ड्रग होता है, नार्कोटिनिक ड्रग होता है जो क्या करता है, पेन को भी रिलीव करने का काम करता है, ठीक। तो पेन किलर का भी काम करता है, ठीक। नार्कोटिनिक ड्रग पेन किलर का भी काम करता है ये। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया किसके, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। दूसरा ऑप्शन है टर्ब्यूटालाइन। टर्ब्यूटालाइन जो होता है ये क्या होता है, बीटा 2, क्या होता है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो हेल्प क्या करता है, ब्रोंकियल डायलेशन में, ब्रोंकिया को क्या करता है, डायलेट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, फास्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो रिस्पिरेशन में अच्छा रहता है, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकियल शोथ हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में हमको दिक्कत आता है, ठीक। तो ये काम करता कौन, टर्ब्यूटालाइन, ठीक। तो आपका इसके लिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है क्या होता है, ये जो है स्टेरॉयडल है, क्या है, स्टेरॉयडल है जो लॉन्ग टर्म अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है उपयोग, जो लॉन्ग टर्म अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, ठीक। क्योंकि ये जो होता है तुरंत एक्यूट रिलीफ नहीं करता है, यानी ये नॉट एक्यूट रिलीफ इन ब्रोंकियल अस्थमा इन फर्स्ट चॉइस के रूप में इसको यूज नहीं करते थे, ये गलत हो गया। उसके बाद डी है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल जो होता है पीपीआई होता है, क्या होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, क्या होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक। जिसका यूज क्या करते हैं, एसिडिटी के में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, एसिडिटी के खिलाफ यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ओमिप्राजोल रॉन्ग हो गया, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्ब्यूटालाइन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 145 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक हैज लो इफिशियंसी। यानी पूछ रहा है ऐसा डायूरेटिक जिसका लो इफिशियंसी हो। तो निम्नलिखित में से किस मूत्रवर्धक की प्रभावकारिता कम होती है, किसकी प्रभावकारिता कम होती है। तो चलिए देखते हैं। तो इन ऑप्शन में सबसे पहले सी ऑप्शन को देखते हैं। लिखा एस्पिरिनोलेक्टोन। एस्पिरिनोलेक्टोन जो होता है पोटेशियम स्प्रिंग होता है, पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक होता है। क्या होता है, पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक होता है, जो क्या होता है, लो एफिशिएंसी दिखाता है, यानी इसका प्रभाव सबसे कम होता है, ठीक। बाद बाकी जो आपका है ऑप्शन नंबर 1 फ्यूरोसामाइड और टोरसीमाइड, ये दोनों क्या है, लूप डायूरेटिक है, जबकि क्लोरथालिडोन ये थाइजॉइड डायूरेटिक है, क्या है, थाइजॉइड डायूरेटिक है।
तो आपका ये पहला ऑप्शन दोनों जो है लॉन्ग डायूरेटिक है, लॉन्ग डायूरेटिक है। और लास्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, थायजॉइड डायूरेटिक है। तो ये दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन से यानी सी ऑप्शन से ज़्यादा हो जाएगा, ये तीनों का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों का इफिशिएंसी इससे क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 146 में लिखा द डायूरेटिक ड्रग शॉल्ड बी एडमिनिस्टर्ड ईयरली इन द मॉर्निंग टू अवॉइड, यानी मूत्रवर्धक औषधि सुबह सुबह दी जानी चाहिए ताकि किससे बचा जा सके। इसको सुबह सुबह ही क्यों देना चाहिए, ताकि कौन चीज़ से बचा जा सके, जो सुबह सुबह दें, रात में नहीं देना चाहिए, शाम में नहीं देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है। ये जो होता है नॉक्ट्यूरेटर से बचा जा सके, ताकि किससे बचा जा सके, नॉक्ट्यूरेटर से, यानी रात में बार बार पेशाब जाने से बचा जा सके। पेशाब रात में बार बार जब पेशाब लगेगा तो बार बार जगना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, हमारा नींद खराब हो जाएगा, ठीक। बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी, ठीक। तो इसलिए हम इसको शाम के समय या रात के समय नहीं लेते हैं, ठीक। क्योंकि ये क्या करता है, यूरिन की मात्रा को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यूरिन इंक्रीज हो जाता है जिससे क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है, ठीक। तो हम आउटपुट बढ़ जाता है तो बार बार पेशाब लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस चारों ऑप्शन में से आपको देख रहे होंगे तो आपको डी में दिखाई दे रहा होगा नेक्टूरिया यानी रात्रि चार, रात में बार बार पेशाब आना से बचा जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा 147 लिखा है द लॉन्ग टर्म डिलेड सिम्टम ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज, यानी डिगॉक्सिन विषाक्तता का दीर्घकालीन विलंबित लक्षण क्या है। यानी डिगॉक्सिन विषाक्तता के कारण जो लंबे समय तक जो उसका लक्षण दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है, उसका बात पूछ रहा था। डिगॉक्सिन में ब्लड विजन क्या दिखने लगता है, ब्लड यानी धुंधली दिखाई देने लगता है, क्या देखने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है, ठीक। उसके बाद कन्फ्यूजन ये लक्षण दिखने लगता है। उसके बाद जो होता है हेलुसिनेजन दिखने लगता है, हेलुसिनेजन भी, ये भी लक्षण दिखाई देने लगता है। उसके बाद आपका होगा एरिदमाइज, क्या हो जाता है, एरिदमाइज यानी अतालता, हेलुसिनेशन यानी मति भ्रम, और कन्फ्यूजन यानी भ्रम। तो ये चारों ऑप्शन जो आपका डिगॉक्सिन विषाक्तता में आपको चारों ऑप्शन लंबे समय तक दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए पहला है कन्फ्यूजन, दूसरा है ब्लड विजन, ये भी सही है, और तीसरा हेलुसिनेशन, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। और जनरली जो इसका होता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का क्लासिक साइन जो ग्रीन येलो लगता है, ग्रीन येलो दिखता है, उसको जेंथोपिया बोलते हैं, ठीक। यानी ये जो है इसका विशिष्ट संकेत है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या है, विशिष्ट संकेत क्या है, ग्रीन येलो दिखाई देना, यानी इसको क्या बोलेंगे, क्लासिकल साइन, क्या बोलेंगे, क्लासिकल साइन, विशिष्ट लक्षण को, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 148 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट शुड बी गिवन ओनली IV एंड SC, यानी इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वकारोधी केवल IV या SC दिया जाना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंटीकोगुलेंट जो क्या गया IV और SC दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वारफेरिन कैसे दिया जाता है, तो ओरली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसका ओरली दिया जाता है, क्योंकि ओरली ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक, इसलिए ओरली दिया जाता है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। उसके बाद हेपेरिन को क्या दिया जाता है, हेपेरिन को IV और SC दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, IV और SC दिया जाता है, ठीक। सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस दिया जा सकता है, क्योंकि ये IV और सबक्यूटेनियस देने के बाद ही क्या होता है, ये
इफेक्ट मोस्ट इफेक्ट दिखाता है, ठीक। और ये ओटली देने पर इफेक्ट उतना नॉट इफेक्ट दिखाता, नहीं के बराबर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक। तो इसको क्या दिया जाता है, ओटली नहीं दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यही पूछा गया आईवी और एससी, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है, ठीक। और टीबी में इसको दिया जाता है, किस में दिया जाता है, टीबी में, जो पेरिफेरल रूट से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, पेरिफेरल रूट से दिया जाता है, ठीक। तो पेरिफेरल इंट्रामसल और भी रूट्स आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है निकोजोनालोन। निकोजोनालोन जो कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, ठीक। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 149, लिखा है इन ए प्रेग्नेंट वोमेन विथ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया विच इज द परफॉर्म एंटी मलेरियल ड्रग। यानी बोल रहा कोई महिला जो क्या है, क्लोरोक्विन के प्रति रेजिस्टेंस है, यानी उससे मलेरिया कुछ नहीं हो रहा, मलेरिया के प्रति कुछ नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस है उसमें, तो और कौन सा एंटी मलेरिया ड्रग दे सकते हैं, क्लोरोक्विन काम ना करे तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला आपका लिखा है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन जो होता है ये फीटस के G6PD डेफिशिएंसी वाले में नहीं यूज किया जाता है। यानी जिस फीटस में G6PD, जिस फीटस में एम्ब्रियो में G6PD की कमी हो जाती, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें हीमोलाइसिस होने का कारण रहता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम जब प्राइमाक्विन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी घातक हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम इसका यूज नहीं करते। यहाँ G6PD का मतलब होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में है मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन जो होता है क्या होता है, मेफ्लोक्विन एक तरह का क्या होता है, पेरिफेरल ड्रग होता है। क्या होता है ये, पेरिफेरल ड्रग होता है, पेरिफेरल ड्रग होता है जिसका यूज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्विन रेजिस्टेंस मलेरिया में किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्विनेन। इसका यूज जो है प्रेग्नेंट वुमेन में करने के बाद ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही रिस्की है, तो इसका यूज नहीं के बराबर किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, उतना सही नहीं है, ठीक। और डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते 150। 150 में लिखा द थेरेपेटिक सीरम लेवल ऑफ डिगॉक्सिन इज, यानी डिगॉक्सिन का चिकित्सीय सीरम स्तर कितना होता है। तो डिगॉक्सिन का चिकित्सीय सीरम स्तर कितना होना चाहिए, ये जो होता है किसी पर्सन में, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कोज करता था ज़्यादा मात्रा में लेने पर, तो ये जो होता है किसी पर्सन में इसका सेफ थेरेपेटिक रेंज होना चाहिए 0.8 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml, नैनोग्राम पर ml, ठीक होना चाहिए। यदि 2 नैनोग्राम से ज़्यादा हो जाएगा पर ml, तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में टॉक्सिसिटी कोज कर देगा, ठीक। और ये क्या कर सकता है, खराब ही कर सकता है, ज़्यादा मात्रा में होने से क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी कोज कर देता है। तो यहाँ तो अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ 2.8 लिखा है फोर्थ ऑप्शन में, एक गलत हो गया। उसके बाद 3.0 लिखा है, ये भी गलत हो गया। और ए में लिखा है 2.8 से 2 नैनोग्राम, तो ये सही है। उसके बाद डी में लिखा है 3.5, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला सेट पे चलते हैं। अगला सेट आपका 16 प्रैक्टिस है। 16 लिखा है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है वे इज इंसुलिन नॉट गिवन ऑरली। मौखिक रूप से इंसुलिन क्यों नहीं दिया जाता। तो ये आपको पिछले वाले वीडियो में ही समझाए हैं, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, इट इरिटेज एंड डैमेज GI म्यूकोसा, यानी यह GI म्यूकोसा को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके बाद लिखा है इट इज डिस्ट्रॉय बाय GI एंजाइम एंड बिकॉज इन्फेक्टिव, यह GI एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाता है। उसके ईट कॉजेज मोर साइड इफेक्ट व्हेन
टेक ओरली यानी मौखिक रूप से लेने पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होता है। ये ऑप्शन सी है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 4 आपका ऑप्शन है, ठीक। इन चारों ऑप्शन में आपको जो सही लगेगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा कमेंट का, ठीक। और मन लगा के पढ़ना है। और स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके इसमें ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। वहाँ पे PDF सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक, फ्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक। तो फिर चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।